नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम विद कृष्णा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। चलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि तथा पशुपालन। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। इसमें बहुत सी फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, जो कि भारत या विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, परंतु यहाँ की जो कृषि निर्भरता है वह अधिकतर मौसम पर आधारित कृषि है। चलिए तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? सोयाबीन का होता है, जिसके कारण इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा है? सोया प्रदेश। इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि के विस्तार के लिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कहाँ स्थापना हुई है? जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? 2005 से 2006 के बीच में। ठीक है, कुछ प्रमुख फसल हैं जिनका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्पादन के दृष्टिकोण से। यदि हम देखा जाए तो सोयाबीन, चना, अलसी, दलहन, अफीम, इनका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और फसल हैं जिनका मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान है। कौन कौन से हैं? ज्वार, तिलहन एवं अरहर। ठीक है, चलिए दलहन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने दलहन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दलहन विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? 1998 से 1999 के मध्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कृषि के विस्तार के लिए जो कृषि विभाग है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक क्या होता है? किसान परिषद की स्थापना होती है और प्रत्येक किसान परिषद में एक अध्यक्ष होता है और वह अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष किसान परिषद के अध्यक्ष कहलाते हैं, जो किसके अंतर्गत काम करते हैं? कृषि विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख फसलों के बारे में कि वह फसल के लिए अनुकूलतम तापमान क्या हो सकता है, वह वर्षा कहाँ होती है, वह फसल कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, उसका मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान है। तो हम चलते हैं, हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर 15 फसलें हैं। ठीक है, चलते हैं क्रम से। ठीक है, सर्वप्रथम फसलों के बारे में जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि खरीफ की फसल और रबी की फसल में क्या अंतर होता है। तो खरीफ की फसल, जो फसल बरसात के आरंभ होते समय ही बोई जाती है तो वह खरीफ की फसल कहती है। जैसे धान हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। इसी प्रकार की रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जब धान कटाई के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे चना हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो मेन क्षेत्र है वह कहाँ है? मालवा का पठार। ठीक है, और कुछ क्षेत्र हैं जैसे होशंगाबाद हो गया, रायसेन हो गया, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, यहाँ पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके लिए जो अनुकूलतम वर्षा होनी चाहिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और यदि इसकी तापमान की बात करें तो गेहूं की बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। और यदि कटाई के समय बात करें तो इसके जो तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें सर्वाधिक उपज दर क्या होना चाहिए? तो सर्वाधिक उपज दर कहाँ होता है? रतलाम में गेहूं का सर्वाधिक उपज दर कहाँ है? रतलाम जिला है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले दूसरे फसल की, सोयाबीन। तो हम जानते हैं कि सोयाबीन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश में है। यदि हम भारत स्तर पर बात करें, ठीक है, इंडिया स्तर पर बात करें तो इसका स्थान कौन सा है? इसका स्थान है 5वां स्थान है भारत में सोयाबीन के उत्पादन में। यह एक ऐसी फसल है, यह एक खरीफ की फसल होती है। ठीक है, यदि हम बात करें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। और यदि हम बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चावल की। तो चावल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में उत्पादन होता है चावल। इसके लिए जो प्रमुख क्षेत्रफल है, क्षेत्र कहाँ है? सीधी हो गया, रीवा हो गया, शहडोल, बालाघाट, सिवनी, डिंडौरी, इनमें ज़्यादातर क्या उत्पादन होता है? चावल, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वह चावल के अनुकूल है। वर्षा भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वन भी काफ़ी घने हैं यहाँ पर। चलिए यदि हम बात करें लगभग कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तो 100 से 125 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होनी चाहिए। और जो तापमान है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस का यदि तापमान वेरी करता है तो वहाँ पर चावल का उत्पादन अच्छे से किया जा सकता है।
चलिए, एक यहाँ पर प्रमुख फैक्ट है, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? बड़वानी में स्थित है। ठीक है, आप याद कैसे कर सकते हैं? जैसे चावल का जो दाना होता है, कुछ कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनका दाना क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ से चावल रिसर्च सेंटर कहाँ है? बड़वानी में स्थित है। चलिए, आगे हम बात करते हैं मक्का। ठीक है, मक्का के बारे में यदि हम बात करेंगे तो मक्का का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो मक्का के लिए जो प्रमुख क्षेत्र हैं, रतलाम, धार, छिंदवाड़ा, बैतूल, शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़। ठीक है, यदि हम बात करेंगे उत्पादन में पहला जिला कौन सा है मक्का में, तो उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वहाँ पर नोट करके लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट फसल की बात करते हैं, बाजरा। तो बाजरा कैसी फसल है? बाजरा एक खरीफ की फसल होती है। ठीक है, बाजरा खरीफ में बोई जाती है और इसका उत्पादन कहाँ कहाँ अधिकतर होता है? तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, यह उत्पादन में बाजरा प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और 40 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यह जो फसल है बाजरा या ज्वार की बात करें, बाजरा ज्वार, यह तपन को काफ़ी सहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर वर्षा काफ़ी अंतराल में होता है तब भी यह फसल अपनी टिकाऊ अवस्था में रहती हैं और अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। चलिए, तो जहाँ पर भी वर्षा की थोड़ी कमी होती है वहाँ पर यह फसल लगाना ज़्यादा ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वार। ज्वार भी कैसी फसल है? ज्वार भी एक खरीफ की फसल होती है और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है निमाड़, निमाड़ में पूर्वी निमाड़ भी होता है या पश्चिमी निमाड़ भी आता है। ठीक है, बड़वानी, छिंदवाड़ा, गुना, राजगढ़ में ज्वार का उत्पादन अधिकतर किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं चना। चना कैसी फसल है? चना एक रबी की फसल है। ध्यान रखिएगा, चना की किसकी फसल है? रबी की फसल है। तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा लगभग 30 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यदि है तो चना वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं उस चना के लिए? बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, मध्य नर्मदा घाटी। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कपास के बारे में। कपास, कपास कैसी फसल है? कपास एक खरीफ की फसल होती है और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है नर्मदा ताप्ती घाटी क्षेत्र में, मालवा के पठार क्षेत्र में। इसका जो तापमान है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह हो सकती है और इसके लिए थोड़ा वर्षा अच्छी चाहिए। ठीक है, मतलब 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? निमाड़ का मैदान हो गया, देवास, धार, रतलाम, यह कपास के लिए प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है, कपास को क्या कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कपास की जो खेती है खंडवा और खरगोन के इलाकों में ज़्यादा होती है। ठीक है, अर्थात यदि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, किस फसल का उपनाम सफ़ेद सोना है, तो उसका सही आंसर क्या है? कपास। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं गन्ना। गन्ना के लिए जो तापमान वर्षा चाहिए 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होना चाहिए। और जो उत्पादन क्षेत्र हैं उज्जैन, मुरैना, शाजापुर, शिवपुरी में गन्ना का उत्पादन किया जाता है या खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अलसी। अलसी क्या होता है? अलसी एक रबी की फसल मानी जाती है और यह गेहूँ, चना, जौ के साथ यह फसल बोई जाती है। ठीक है, तो गेहूँ, चना, जौ के साथ यह फसल क्या होती है? बोई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूंगफली। तो मूंगफली कैसी फसल है? मूंगफली एक खरीफ की फसल है। मक्का, ज्वार के समय ही मूंगफली की भी खेती की जाती है। ठीक है, जो प्रमुख क्षेत्र हैं रतलाम, मंदसौर, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, छिंदवाड़ा, यह खरीफ की मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, और यदि मूंगफली की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं राई और सरसों। तो राई सरसों भी कैसी फसल है? राई सरसों एक रबी की फसल है और इसका जो उत्पादन होता है मुरैना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरहर। अरहर का मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टिकोण से देखा जाए। ठीक है, और इसका जो प्रमुख क्षेत्रफल है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, पन्ना, सागर, इंदौर। ठीक है, इन्हें आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो अभी आपसे यह याद हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगली फसल की बात करें अफीम। अफीम, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नीमच और मंदसौर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफीम का उत्पादन नीमच और मंदसौर में किया जाता है और यह जो अफीम और गांजा है यह शासन की देख रेख में यह लाइसेंस से प्राप्त करके इनकी खेती की जा सकती है। ठीक है, और यदि हम बात करें गांजा की तो गांजा के लिए 2 प्रमुख क्षेत्रफल हैं, खंडवा और बुरहानपुर। तो ये हमारे थे कृषि तथा पशुपालन के अंतर्गत कुछ प्रमुख फसलों के बारे में। ठीक है, जिनका हमने अध्ययन किया कि
इन फसलों का उत्पादन कहाँ पर किस क्षेत्रफल में ज़्यादा किया जाता है और इनके लिए किस प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में। चलिए, कृषि तथा पशुपालन के अंतर्गत हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि पेपर में इस पार्ट से कहीं कुछ क्वेश्चन बनता है तो इसी स्लाइड से बनेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो कहाँ पर स्थापित हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, भोपाल में स्थित है। पहला, सेल रिच खाद्य संयंत्र, पहला सेल रिच खाद्य संयंत्र कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। IISSC, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर अधूरी लिखी हुई हैं तो आप उसको लिख लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर के अंदर भी कहाँ पर स्थित है, बोहानी, बोहानी नामक तहसील है, वहाँ पर क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, अमलाहा, और यह कहाँ पड़ता है, सीहोर में। और इसी प्रकार दलहन का अनुसंधान केंद्र भी अमलाहा सीहोर में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पावरखेड़ा, होशंगाबाद में। ठीक है, प्रथम जैविक खेती, ये देश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है, इंदौर में स्थापित की गई है। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, ग्वालियर में स्थापित है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है तो वह जबलपुर में है और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मक्का तथा गेहूं अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ पर है, तो मक्का तथा गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खमरिया, जो कि जबलपुर में पड़ता है। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ पर स्थित है, खरपतवार तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो रतलाम में स्थित है। ठीक है, उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है। चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है, धार में है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ यदि आप ट्रिक भी बनाना चाहते हैं तो ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे मक्का तथा गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मक्का तथा गेहूं, जैसे खमरिया, खमरिया, खमरिया से क्या मीनिंग निकल रहा है, थोड़ा सा उसका कठोर हो जाना। ठीक है, तो मक्का तथा गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खमरिया। खरपतवार, खरपतवार कैसे होते हैं, जल्दी जल्दी उगते हैं, तो जज से क्या हो जाएगा, जबलपुर। अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर को जब आप दबाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, रस निकलता है। ठीक है, तो रास से रतलाम हो जाएगा। उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यान मतलब उद्यान में कैसे आप टहलते हैं, धीरे धीरे टहलते हैं, मंद मंद टहलते हैं, तो अर्थात मंदसौर। ठीक है, चारा बनाने का संयंत्र, चारा कैसे बनाएंगे, चारा को काट काट के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, काट काट के बनाएंगे, परंतु काट काट क्यों कब बनाएंगे, जब उसमें धार होगा, तो कहाँ है, वह है धार में स्थित है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार कृषि तथा पशुपालन के अंतर्गत कुछ प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं, कुछ प्रमुख योजनाएं बनाए गए हैं। उन नीति और योजनाओं का उद्देश्य क्या है और वह कब बनाई गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति, इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय जैविक कृषि, नाम में स्पष्ट है कि राष्ट्र के अंदर कृषि में जैविक को बढ़ावा देना। ठीक है, दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ते जा रहा है उत्पादन के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो कि नुकसानदायक है, तो यहाँ पर कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 जुलाई 2011 को यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति बनाई गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह कब स्टार्ट किया गया था, 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, जब कोई फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं मौसम के कारण या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, तो वहाँ पर किसान को उस फसल का बीमा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यह स्टार्ट कब किया गया था, 1999 से 2000 के मध्य में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुआ है, 29 मई 2007 को। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात नए नए उसमें इंस्ट्रूमेंट, नए नए बीज
को प्रमोट करना, ठीक है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए 29 मई 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू किया गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई है? भोपाल में 1971 से 1972 के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है? विपणन, विपणन मतलब बाजार। यदि किसान कोई फसल को उगा रहा है तो उसे वह बेचेगा कहाँ? मार्केट में ही बेचेगा। तो उस अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है 1971 से 72। इसके तहत में मंडियाँ स्थापित की गई हैं। मंडिया में किसानों का जो फसल है वहाँ पर विक्रय किया जाता है। चलिए अगला है किसान लक्ष्मी योजना। अब यह क्या है किसान लक्ष्मी योजना? तो यह योजना किसानों को अपनी भूमि पर पौधे लगाने के लिए यह योजना लागू की गई थी। किसान लक्ष्मी योजना मतलब अपनी ही भूमि पर पौधों को उगाइए, ठीक है, उसके लिए प्रमोट करने के लिए किसान लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। बलराम ताल योजना, बलराम ताल योजना क्या है? जो वर्षा का जल है, ठीक है, ये और भी प्राकृतिक स्रोतों से आए हुए जल हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि वह फसल के सिंचाई में काम आ सके। इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 मई 2007 से बलराम ताल योजना लागू की गई थी, ठीक है। अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना, यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यतः स्टार्ट की गई थी 2000 से 2001 के मध्य में, जिसमें सूरजधारा के तहत दलहन और तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते थे और अन्नपूर्णा योजना के तहत जो खाद्यान्न फसलें होती हैं गेहूं चावल उनके बीज उपलब्ध कराए जाते थे, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन तथा कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 19 नवंबर 1982 को मध्य प्रदेश राज्य कुक्कुट तथा विकास निगम। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में पशुओं को बढ़ावा देना, ठीक है, पशुओं की सुरक्षा करना और उसके विकास के लिए प्रयास करना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 नवंबर 1982 को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश में पशुओं को बढ़ावा देते हुए दुग्ध उत्पादन को क्या करना? बढ़ावा देना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम 1971 में स्टार्ट किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1981 के मध्य में, 1980 से 1981 के मध्य में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य भी क्या है कि डेयरी विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पशुओं का घनत्व। तो जो हमारे देश में पशु क्या हैं दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसी के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पशुओं का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक है टीकमगढ़ जिले में, ठीक है। पशुओं का घनत्व की यदि बात करेंगे, घनत्व मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ पर कितने ज़्यादा पशु हैं या कितने कम पशु हैं। तो सर्वाधिक जो पशुओं का घनत्व कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। और न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ पर है? रीवा में स्थित है, ठीक है। यदि हम पशु घनत्व की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जैसे जनसंख्या घनत्व तो पता है, जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, उसी प्रकार पशु घनत्व तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में पशु घनत्व कितना है? 110 पशु प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 110 पशु निवास करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं सर्वाधिक पशु किस जिले में है? तो सर्वाधिक पशु कहाँ है? सीधी जिले में है। और यदि सबसे कम पशु की बात करेंगे तो सबसे पशु कम कहाँ है? बुरहानपुर में है, ठीक है। यदि हम इसी के विकास के लिए, पशुओं के विकास के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए और पशुओं के बचाने के लिए पशु महाविद्यालय 2 जगह स्थापित किया गया है। जबलपुर तथा महू में पशु महाविद्यालय स्टार्ट किया गया है और उनके संबंध में कुछ मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोर्स भी आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कृषि तथा पशुपालन के अंतर्गत पूरा कंप्लीट वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। धन्यवाद।